हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजधानी कोचिंग सेंटर पटना। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन स्टेट और बिहार लाइब्रेरियन के सिलेबस। जो आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने अपने गजट में ये पास किया, जब गजट उसमें ये बताया है कि बिहार में जो लाइब्रेरियन बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको स्टेट का नाम दिया है और वो क्वालिफाई करना होगा। और क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, उसका कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज हमारा कवर रहेगा कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, और जो भी बारीकी है सिलेबस का उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि उसका सिलेबस क्या है, उसको हमें कैसे कवर करना है, कौन से जो टॉपिक है उसमें इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा पोर्शन पूछे जाते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपना स्टडी करना होता है ताकि हम फाइनल सिलेक्शन ले पाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके चीज़ें देखेंगे बोर्ड पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार लाइब्रेरियन 2025, बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्टेट पास होना ज़रूरी है। ये बिहार गवर्नमेंट ने जो गजट पास किया लाइब्रेरियन के लिए उसमें बताया हुआ है कि स्टेट पास करना ज़रूरी है। इसमें पहले आपको अगर बिहार में लाइब्रेरियन बनना है बिहार स्कूल में, तो सबसे पहले आपको स्टेट पास करना होगा, यानी कि आपको बीटेट इसको बोल सकते हैं आप, बिहार टेस्ट, बिहार लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जिसको स्टेट बोला जाता है स्टेट। और आपको स्टेट परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो अनुमान है कि 1.5 मंथ में हो जाएगी, जो 10 दिन में आने की संभावना है। उसका नोटिफिकेशन, उसके बाद एग्ज़ाम होगा और वो आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें सिलेबस जो रहेगा वो एक तरह का अनुमानित सिलेबस है। अभी तक बिहार गवर्नमेंट ने सिलेबस जारी नहीं किया है, तो ये सिलेबस एक अनुमानित सिलेबस है। जैसे ही सिलेबस ऑफिशियल आएगा हम लोग जो भी टॉपिक इसमें कवर करेंगे आज, उसमें अगर कोई एडिशन करना होगा, कोई सब्ट्रैक्शन करना होगा, वो हम लोग बाद में उसका डिस्कशन कर लेंगे। तब तक ये सिलेबस जो बेस्ड है ना, DSSB और KVS के जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल लाइब्रेरियन के, उसको मिला के सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कि बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या हो सकता है लाइब्रेरी साइंस में। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम देवनम है और ये हमारे सर हैं राजेश सर, डायरेक्टर हैं राजधानी कोचिंग सेंटर पटना के। और मेरा क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, UGC नेट में 5 टाइम्स क्वालिफाई हूँ और एमलिस और PG डिलन। बहुत लोगों को PG डिलन के बारे में नहीं पता होता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी एंड ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग और बिलिस, और मेरा BTech है और मैं लाइब्रेरी अकेडमी का फाउंडर हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले ये स्कूल में जो 65 पुस्तकालय की नियुक्ति होने के लिए सरकार ने नियमावली जारी किया था। अभी अनुमान चल रहा है कि ये 7200 तक भी सीट जा सकती है, एक तरह का अनुमानित सीट है 7200 प्लस, लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि 6500 जो सरकार का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इसमें सारे प्रक्रिया बताए गए हैं जो मैंने बताया है कि पहले स्टेट होगा, फिर आपको लाइब्रेरी का फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे टीचर का वैकेंसी में आपने देखा होगा कि जब टीचर का बिहार में सिलेक्शन होता है स्कूल टीचर के लिए, तो पहले उनको स्टेट पास करना होता है, फिर टीचर के लिए जो वैकेंसी आती है उसका कंपटीशन को फाइट करके उसमें सिलेक्शन लेना होता है। लेकिन जो स्टेट होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आपका बिहार लाइब्रेरियन की चयन प्रक्रिया। देखिए, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जो भी यहाँ पे बताए जाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताए जाएंगे। तो जो भी कोई भी स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल है इंग्लिश में, हिंदी में, तो वो दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ कराई जाएगी। इसीलिए मैंने आप देखेंगे कि यहाँ पे हाफ में यहाँ पे हिंदी है इस साइड और उस साइड इंग्लिश है। तो कंप्यूटर रिक्रूटमेंट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद CBT टेस्ट में जो शॉर्टेस्ट होंगे, जो लोग सिलेक्शन होगा जिनका स्टेट में, वो फिर सेकेंड टर्म में जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग बात करें सिलेबस की, तो ये सिलेबस एक तरह से अनुमानित था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं जो बिहार में जो टीचर बनते हैं उनका सिलेबस जो है वहीं लाइब्रेरियन के सिलेबस हो सकता है, लेकिन इसमें टॉपिक का बस अंतर रहेगा। जैसे इसमें क्या होता है 80 + 40 + 30 ये रहता है, यानी कि वो टोटल 150 नंबर का
ये टोटल बनता है। लेकिन ये जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसमें लैंग्वेज होता है हिंदी और इंग्लिश, इसमें सिर्फ लैंग्वेज होता है जो क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेकिन जो 80 नंबर होगा ये लाइब्रेरी साइंस होगा आपका, लाइब्रेरी साइंस। और जो 40 नंबर होगा इसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और प्लस जीके जीएस आप बोल सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। तो ये आपका अनुमानित पैटर्न है एग्जाम का। और इसमें जो 80 नंबर का लाइब्रेरी साइंस होगा वो मैं आपको कवर कराऊंगा, और जो 40 नंबर रहेगा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस वो दूसरे सर आके आपको इस कोर्स में आपको कवर कराएंगे। और 30 नंबर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब कि आपको 30% लाना रहता है क्वालिफाइंग नेचर के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा। तो ये आपका पैटर्न है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए ये एक माना गया है कि 10-10 नंबर का रहेगा, लेकिन आपको पता है कि टोटल जो 40 नंबर का रहेगा उसमें रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस। देखिए लाइब्रेरी साइंस आप अभी के अकॉर्डिंग आप 80 नंबर लेके चलते हैं क्वेश्चन, जिसका 100% आप बोल सकते हैं। उसमें हम लोग ने 6 यूनिट में डिवाइड किया है इसको। अब 6 यूनिट में हमने क्यों डिवाइड किया है, इसका रीज़न ये है कि केवीएस है, रेलवे आरआरबी रेलवे है और आपका डीएसएसबी लाइब्रेरियन है, ये सभी अपने 6 यूनिट और 5 यूनिट में अपने सिलेबस को कंसिडर करते हैं। जो लोग यूजीसी का पेपर देते हैं, जिनको पता होगा यूजीसी लाइब्रेरी साइंस में देते हैं, उसमें 10 यूनिट होता है, तो वो आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए होता है। वहाँ पे इतना सिलेबस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा स्कूल लाइब्रेरियन है और जो केंद्र सरकार का स्कूल लाइब्रेरियन होता है डीएसएसबी और केवीएस, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि वहाँ पे क्या सिलेबस होता है और क्वेश्चन की क्या पैटर्न होती है, क्वेश्चन की क्या लेवल होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें बिहार लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन करना होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं और वो पैटर्न भी रिपीट होता है। आप सीधे बोल सकते हैं कि जो केंद्र सरकार जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर केस में फॉलो करती है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हम लोग सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, कि भारत में कैसे लाइब्रेरी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वर्ल्ड लेवल पे कैसे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का डेवलपमेंट होता है या लाइब्रेरी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सब देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, आपको पता होगा कि लाइब्रेरी के प्रकार होते हैं, हिंदी मीडियम वाले देखते जाएंगे। विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय जैसे शैक्षिक, सार्वजनिक और विशेष पुस्तकालय, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी जो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में देखते हैं उसको एकेडमिक कहते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी जो पब्लिक डोमेन में होता है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाकर पढ़ सकता है, उसको पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं। और स्पेशल लाइब्रेरी किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डीआरडीओ की लाइब्रेरी बोले, इसरो की लाइब्रेरी बोले। तो ये जो सिलेबस है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रोल ऑफ यूजीसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी कि शैक्षिक पुस्तकालयों के विकास के लिए यूजीसी की भूमिका। यानी यूजीसी हमारे देश में आपको पता होगा कि जो एपेक्स बॉडी है, सारे यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है, सारे यूनिवर्सिटी को देख रेख करती है, एक तरह से फंडिंग भी करती है। तो वो यूजीसी ने एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में क्या उनका योगदान है वो चीज़ देखेंगे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस स्टेट में है, कहाँ पे है और कहाँ पे आपका कर का प्रावधान है, यानी टैक्सेशन का रूल है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। और स्पेशल, क्योंकि ये एग्जाम बिहार पे बेस्ड है, तो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी यानी बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट 2008 है, इसको हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। हमें पूरे देश में जैसे मान लीजिए 20 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास है, हम सभी एक्ट पढ़ने नहीं जाएंगे, हम लोग उसके जो मेन फीचर हैं वो पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट है, इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, यानी जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है एक तरह का ये लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी के छात्र के लिए या लाइब्रेरियन के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है हमारे देश में, जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या क्या है, जैसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है हो गया, RRRLF हो गया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हो गया, या स्पेशल लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन आइजलिक जिसको बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी आइजलिक जिसको बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है।
तो वो सब टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो टॉपिक है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जब हम लोग के पास सिलेबस आएगा तो इसमें कुछ इंक्लूड करना होगा, तो हम लोग वो टॉपिक भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ यहीं पढ़ के निकल जाएंगे, नहीं। जो सिलेबस ऑफिशियल आएगा उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तब तक ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, यानी ज्ञान संगठन, सूचना प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। ये टॉपिक है जिसमें हम लोग इन्वर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि दुनिया में कितने तरह के नॉलेज होते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का ब्रह्मांड, विषयों के निर्माण के तरीके, यानी मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कैसे विषयों का निर्माण होता है, क्या मोड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, जैसे सिंपल सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सब्जेक्ट, ये सब हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है। हिंदी मीडियम वाले देखते जाएंगे विभिन्न प्रकार के विषय। और फोर्थ पॉइंट है ग्रंथ सूची विवरण, यानी कैटलॉग का उद्देश्य, संरचना और प्रकार, भौतिक एवं जिसमें ओपेक के नियम जो पढ़ना होता है वो सब हम लोग पढ़ने हैं। यानी कि बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जिसमें कैटलॉग, पर्पस, स्ट्रक्चर, यानी कैटलॉग क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इस कैटलॉग में 2 चीज़ होती है, एक तरह से कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड में ACR2 और CCC, ये हम लोग का सिलेबस में रहता है KVS और DSSB में, तो बिहार लाइब्रेरी इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो मॉडर्न कैटलॉगिंग ट्रेंड जो है अभी जो चल रहे हैं, जिसमें मार्क 21 है, RDA है और भी कुछ है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जर्नल थ्योरी, इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पे, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ द कैटलॉगिंग, ये भी हम लोग को पढ़ना है। फिर जर्नल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैनोन एंड प्रिंसिपल, यानी आप कह सकते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत, यानी कैनोन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे आप जनरल टर्म में बात करें, अगर आप घर में हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो देखते होंगे कॉपी एक साइड रखते होंगे, किताब एक साइड रखते होंगे, नोट्स प्रिंट आउट एक जगह रखते होंगे। तो आप क्या ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि एक तरह के देखने वाले चीज़ों को एक साइड रखते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी में भी ये ज़रूरत होता है कि लाखों बुक में अगर हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करके नहीं रखेंगे तो वो ढूंढ नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ना पड़ता है। उसमें मेन आता है कोलन क्लासिफिकेशन, जिसको रंगनाथन जी ने दिया था। फिर DDC आता है, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आता है UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये 3 क्लासिफिकेशन स्कीम पढ़ना होता है मेन। और एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, अगर सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा तो उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक ये हमारा मेन है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है नोटेशन, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट हैंड बोल सकते हैं, कि किसी भी बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे ना, तो मान लीजिए पुस्तक है, वहाँ पे एक यहाँ पे लेवल चिपका रहता है, और उस लेवल पे ना कुछ नंबर होते हैं, वो CC के अकॉर्डिंग, DDC के अकॉर्डिंग नंबर लिखा रहता है। तो उसी को हम लोग नोटेशन, मतलब कि कौन सा नोटेशन, प्योर नोटेशन होता है, मिक्स नोटेशन होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। सब देखिए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे बोला था, ये इंक्लूड मैंने किया हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले देख लें, विषय वर्गीकरण और संकेतन बोलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन को, और CC, DDC, UDC, ये हमारा क्लासिफिकेशन का स्कीम है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग IITC बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो बोलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कंप्यूटर का बेसिक पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे, और कंप्यूटर जनरेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब स्कैनर वगैरह पढ़ना है। मल्टी और सिंगल यूजर सिस्टम जो होते हैं, MS-DOS, MS, विंडो, लाइनक्स वगैरह, ये सब पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। ये कंप्यूटर के तो आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन का भी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं। अब बात आती है लाइब्रेरी साइंस वाली चीज़ें, तो ये यहाँ पे आती है, जिसमें लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। और लाइब्रेरी को, जैसे लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट है आजकल सभी सॉफ्टवेयर पे बेस्ड हो गए हैं। जितने भी लाइब्रेरी के बुक हैं, या जितने भी उसके ऑर्डरिंग सिस्टम है, एक्विजिशन है, या सर्कुलेशन है, या हम लोग टेक्निकल सेक्शन में कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, सभी कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अब, जिसमें हम लोग का CDS, IS है, SOL है, ग्रंथालय है, कोहा है। ये तो हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये। लेकिन ePrints, ग्रीनस्टोन, ये डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ये दोनों में अंतर होता है। एक लाइब्रेरी को डेली बेसिस पे जो वर्क हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए किया जाता है, एक को कंटेंट को डिजिटाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, उसको हम लोग डिजिटल सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसमें ePrints,
और ग्रीन स्टोन और भी आते हैं, तो वो हम लोग टाइम टू टाइम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे लोग तो वहाँ पे सभी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद आता है लाइब्रेरी नेटवर्क। लाइब्रेरी नेटवर्क में डेलनेट, निसनेट, ईटीसी और इन्फ्लिनेट भी, जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी नेटवर्क है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये है इन्फ्लिनेट और नीसेट, नेस्डॉक, इंसडॉक। इंसडॉक के जगह पे अब इंसडॉक का नाम बदल के पहले नीस किया हुआ था, अब नीस सीपीआर हो गया है, आप ध्यान रखेंगे नीस सीपीआर, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो नीस सीपीआर पढ़ना है हम लोग को, इंटरनेट और वायरस वगैरह के बारे में पढ़ना है, और प्रिंटर के बारे में भी पढ़ना है हम लोग को कि कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं। बेसिकली प्रिंटर इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि लाइब्रेरी में प्रिंटर रहता है, तो हमें किस तरह के प्रिंटर की आवश्यकता होगी वो भी टॉपिक हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 पे। 4 पे देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी इस टॉपिक में मतलब इस यूनिट में हम लोग को लाइब्रेरी का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है कि लाइब्रेरी कैसे मैनेज करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं पुस्तकालय और सूचना केंद्र और संस्थाओं का प्रबंधन, कि आप पता है कि पुस्तकालय तो पहले पुस्तकालय हुआ करते थे, अब वो सूचना केंद्र में तब्दील होते जा रहे हैं। जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, हमारे जितने भी लाइब्रेरी है सभी अब इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर डेवलप हो गए हैं, इसलिए उनको इंफॉर्मेशन सेंटर मैनेजमेंट के भी तौर पर इसको पढ़ा जाएगा। और इसमें पुस्तकालय का प्रबंधन, अवधारणा, परिभाषा और क्या है स्कोप वगैरह ये सब हम लोग को पढ़ना होता है। फिर होता है यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइब्रेरी, जिसके अंतर्गत सर्कुलेशन, मेंटेनेंस, सेल्विंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, बाइंडिंग, प्रिजर्वेशन, वीडिंग आउट, ये सब हम लोग को पढ़ना है। और जो लाइब्रेरी के सेक्शन होते हैं वो भी पढ़ना होता है। जैसे इसमें आपको बता दूं कि जो सर्कुलेशन होता है वहाँ पे पुस्तकें का आदान प्रदान होता है, यानी कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग जिसको बोलते हैं, इशू और रिटर्न भी बोला जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस, लाइब्रेरी में मेंटेनेंस सेक्शन मेंटेनेंस को देखता है, जैसे कोई बुक फट गया या कोई बुक को प्रिजर्व करने के लिए कुछ उसको ट्रीट करना है, जैसे उसकी सिलाई करना है, कुछ करना है, तो मेंटेनेंस सेक्शन काम करता है। उसके बाद स्टॉक वेरिफिकेशन में मतलब कि बुक हमारे पास जितने हैं वो मतलब कि खोया तो नहीं, उसके लिए स्टॉक वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बाइंडिंग होता है, प्रिजर्वेशन यानी बचाना होता है, अगर उसमें कुछ केमिकल वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। और वीडिंग आउट का मतलब होता है कि जो पुस्तकें ऐसा है जिसकी उपयोगिता नहीं है और या वो डैमेज हो गया है, तो उसको लाइब्रेरी के बाहर हम लोग कर देते हैं ताकि उसके जगह पे नई पुस्तकें इसमें पढ़ना हम लोग को बजटिंग टेक्निक की। लाइब्रेरी के अंदर बजट पास हो रहा है तो ये लाइब्रेरियन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कहाँ कहाँ बजट किस किस चीज़ों पे खर्चा करना है। यानी बजट में आप देखेंगे कि लाइब्रेरी स्टाफ होता है, बुक होता है, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन जिसको हम लोग बोलते हैं एवरी मंथ एवरी वीक आते हैं, तो उस पर कितना हमको बजट देना चाहिए और कितना कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, डेली मेंटेनेंस पे कितना लाइब्रेरी का खर्चा जा रहा है, इस सब के लिए बजट बनाना पड़ता है, तो ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद पोस्ट गार्ड और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें पोर्ट, CPM, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है। स्वाट पढ़ना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये एक तरह का टेक्निक है, ये सब पढ़ना होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं जिसको TQM बोलते हैं। उसके बाद सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो सेक्शन की बात की है कि लाइब्रेरी के अंदर जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अकाउंट सेक्शन अलग होता है, दवा लेने के लिए अलग होता है, ऑपरेशन थिएटर अलग होता है, डॉक्टर को OPD अलग होता है, तो सभी सेक्शन अलग अलग बटे होते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी के अंदर भी है, सभी काम के लिए अलग अलग सेक्शन है। जैसे सेक्शन की बात करें, इसमें एक्विजिशन सेक्शन जो है वो बुक के परचेजिंग करता है, ऑर्डर को जो ऑर्डर आया उसको वेरीफाई करता है, और कौन सा बुक है जिसको रिमाइंडर भेजना है, जो हमारा सप्लायर है बुक को, उसके लेके एक्विजिशन सेक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग सर्कुलेशन सेक्शन की बात करें तो सर्कुलेशन सेक्शन में बुक का आदान प्रदान यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग इशू रिटर्न का काम होता है, तो वो भी एक लाइब्रेरी का सेक्शन होता है। एक होता है टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में क्या होता है कि बुक को प्रोसेस किया जाता है, जिसमें उसका क्लासिफिकेशन करना, उसको नंबर देना, कॉल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा कॉल नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कैटलॉगिंग किया जाता है, कैटलॉगिंग कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये सब टेक्निकल सेक्शन का काम होता है। इसी के अंदर मेंटेनेंस सेक्शन होता है जो मेंटेनेंस करता है, रेफरेंस सेक्शन होता है, तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं। तो वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मैंने बोला भी है कि बुक ऑर्डरिंग में एक्विजिशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन और टेक्निकल प्रोसेसिंग जिसको लिखे हैं, सीरियल कंट्रोल, सर्कुलेशन कंट्रोल और मेंटेनेंस वगैरह। फिर स्टॉक वेरिफिकेशन, पॉलिसी क्या है उसका, कुछ GRF रूल होता है, GFR, ये जर्नल फाइनेंशियल रूल होता है, GFR,
ये भारत सरकार का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का स्टॉक वेरिफिकेशन का रूल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का काम करना होता है। ये इसलिए ऐसा है, भारत सरकार ने एक मतलब कि प्रॉपर रूल हर चीज़ का बना रखा है कि उसका मिसगाइड ना हो और उसमें करप्शन को भी रोका जाए, ये भी एक तरह का होता है। उसके बाद एवोल्यूशन एंड वीडिंग आउट का मैंने बताया ही था। आर्काइव्स एंड कंजर्वेशन होता है, लाइब्रेरी, बिल्डिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो भी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल होते हैं वो सब पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस। देखिए जो इन्फॉर्मेशन है तो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे सर्विस के रूप में बदलना है और कैसे यूज़र को हमें सेटिस्फाई करना है और यूज़र के नीड को फुलफिल करना है, उसके लिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे कैसे किस टाइप के यूज़र की डिमांड है, किस टाइप के यूज़र हमसे चाह रहा है डॉक्यूमेंट या पुस्तकें या उसकी। देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी, बिहार लाइब्रेरी के लिए पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसका ब्रॉड लेवल देखेंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च वगैरह के स्टूडेंट होते हैं, उनको काफ़ी लाइब्रेरी का ज़रूरत होता है। तो वहाँ पे जो रेफरेंस सेक्शन होता है, रेफरेंस मटेरियल होता है, वो बहुत काम की चीज़ होती है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस में हम लोग देखेंगे रेफरेंस एंड इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, इसका क्या यूटिलिटी है लाइब्रेरी साइंस में, ये सब पढ़ेंगे। फिर रेफरेंस सोर्स कैटलॉगिंग, जिसमें कैटेगरी, रेफरेंस सोर्स कैटेगरी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, जिसमें हम लोग संदर्भ स्रोत बोलते हैं हिंदी में, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सूचना स्रोत होते हैं, जिसके अंदर विश्वकोश, शब्दकोश, पत्रिकाएं, थेसिस, पुस्तकें, ईयरबुक में आपने देखा होगा इंडिया 2000, ऐसे देख सकते हैं इंडिया 2025 एक पुस्तक आती है, वो एक तरह का ईयरबुक होती है। उसका पेटेंट, व्यापार, साहित्यिक, मानक, मोनोग्राफ, संदर्भ, रेफरेंस जिसको बोलते हैं पुस्तकें, वर्ष पुस्तकें, वहीं वर्ष पुस्तिका 2 बार लिखा गया है, पंचांग होता है, एटलस होता है, ये सभी रेफरेंस सेक्शन के रेफरेंस सोर्सेज के अंदर आती हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें क्या पूछा जाता है कि बताइए इंसाइक्लोपीडिया, फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया कौन है, चाहे जो अमेरिकाना है वो कब आया, किस ईयर से पब्लिश हो रहा है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टॉपिक। तो एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं सार और अनुक्रमण पत्रिकाएं, मतलब कि संक्षेपण एक तरह से बोल सकते हैं, जो भी वो सब क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिर रेफरेंस सर्विस में होता है कंसेप्ट, डिफिनीशन वगैरह, रेफरेंस सर्विस वगैरह के बारे में। फिर टेक्निक एवोल्यूशन ऑफ CAS एंड SDI। इसमें क्या होता है ना, करंट अवेयरनेस सर्विस होता है, ये सेलेक्टिव डेसिनेशन इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम लोग यूज़र को सेलेक्ट करते हैं कि किस यूज़र को कौन सी मतलब कि मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोफाइल बनाते हैं और उस प्रोफाइल में हम लोग ये देखते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनको हम लोग नोटिफिकेशन भेजते हैं। अगर लाइब्रेरी में कोई भी मटेरियल आता है, तो अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नहीं, मान लीजिए मैथमेटिक्स का कोई जर्नल आया हमारे पास, हम एज ए लाइब्रेरियन, तो हम उस मटेरियल को किसको बताना चाहेंगे कि देखो आओ पढ़ो, ये मटेरियल आया है। अब इसलिए जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा, हिस्ट्री वालों को नहीं बताएंगे, हिंदी वालों को नहीं बताएंगे, तो इसलिए सभी यूजर का एक स्पेशल प्रोफाइल बनता है। इसमें स्टेप होता है, इसके स्टेप पढ़ना होता है, SDI का क्या क्या स्टेप है। तो पहले हम लोग उनका प्रोफाइल बनाते हैं, फिर प्रोफाइल से मैचिंग करते हैं डॉक्यूमेंट का, फिर नोटिफिकेशन भेजते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं, ये सब इसके स्टेप होते हैं। तो हम लोग बारीकी से इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफिक यानी रेफरेंस डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड ट्रांसलेशन सर्विस। आपको पता होगा कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सर्विस दी जाती है, जिसमें रेफरल दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे पटना यूनिवर्सिटी में एज ए लाइब्रेरियन हूँ, अगर कोई मटेरियल हमारे पास नहीं है तो हम लोग AN कॉलेज भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉलेजेज एसोसिएटेड है। तो एक तरह से रेफर कर दिए वहाँ पे, वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, अगर वहाँ पे मटेरियल नहीं है और उनको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ पे रेफर कर दिए। तो इसी को हम लोग रेफरल सर्विस बोलते हैं। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिलेबस के बारे में पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इस टर्म से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए, ताकि आगे हम लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी में, ट्रांसलेशन सर्विस में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, बंगाली बोलता है, अब उसको हिंदी में मटेरियल समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में उसको जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेशन सेक्शन देखता है, और वो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन सर्विस। तो हालांकि ये सभी मैंने हिंदी में ही समझाया है, और आप हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा सा और कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ना CAS SDI तो हम लोग पढ़ेंगे सभी हिंदी में ही, लेकिन टर्म जो है इंग्लिश में यूज करेंगे, ताकि एक तरह से आपको फैमिलियर लगे। मतलब हिंदी में कर देना इंग्लिश में, हिंदी मीडियम के लिए भी हिंदी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। अगर मैं कहूँ ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा सा
सही लगता है, और प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक बोली तो भी सही लगेगा, लेकिन कोई कोई ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जैसे अनुक्रमण बोलेंगे, ठीक है, सार बोला जाएगा, पंचांग बोला जाएगा, और यही चीज़ आपको एटलस अलमांग बोला जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी रहता है। तो जैसे होगा, जिस तरह से आपको समझ में आएगा उस तरह से हम लोग सभी चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन हाँ बाई लैंग्वेज लेकर चलेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद बात हम लोग करते हैं 6 यूनिट की। देखिए 6 यूनिट में क्या होता है, ये लाइब्रेरी यूजर पे बेस्ड होता है कि यूजर एजुकेशन क्या है, यूजर की बिहेवियर क्या है। इसमें हमने लिखा भी है कि टेक्निक ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर सर्वे, मतलब कि उसमें सर्वे के बारे में पढ़ना है। सर्वे क्यों करते हैं कि लाइब्रेरी में क्या डिमांड है, क्या मटेरियल का नीड है स्टूडेंट के लिए, वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है रिकॉर्ड एनालिसिस वगैरह की। रिकॉर्ड हम लोग, हमारे पास जो रिकॉर्ड है मतलब कि मटेरियल है, वो उसका एनालिसिस करेंगे कि ये सही है कि हमारा गलत है। गलत तो कुछ नहीं होता है मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन यूजर के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इस बात को डिफाइन करेंगे। फिर इन्फॉर्मेशन यूजर एंड देयर इन्फॉर्मेशन नीड, इन्फॉर्मेशन यूजर और उसका नीड क्या है, कैटेगरी क्या है। यूजर एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे कि यूजर को कैसे एजुकेट करें, कि लाइब्रेरी के मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर हमारे पास डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल लाइब्रेरी भी हमने बना रखा है, उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है, लाइब्रेरी के मटेरियल को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे आपको जाके खुद डॉक्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ाना होता है। यूजर को एक तरह से उनको गाइड करना होता है। यूजर स्टडी में लाइब्रेरियन यूजर की स्टडी करता है कि यूजर की क्या डिमांड है, यूजर क्या चाहता है, उसमें हम लोग यूजर। फिर आता है यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो क्या मतलब कि कैसे कैसे प्रोग्राम लाइब्रेरी कंडक्ट कराता है ताकि वो यूज़र को फेमिलियर बना सके लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी के मटेरियल को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो ये सब ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक देख सकते हैं आप, 4th नंबर 5 पॉइंट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि न्यूज़ लेटर हैंडबुक इसमें आता है। जैसे यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ना हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड अपनाते हैं, उनको ज़्यादा के बताते हैं, जिसके कारण स्टडी टूर कराते हैं, मतलब कि लाइब्रेरी का उनको टूर कराते हैं। न्यूज़ लेटर उनको मतलब कुछ पंपलेट दे देते हैं, हैंडबुक या कोई बुक की टाइप दे देते हैं, लीफलेट दे देते हैं, एक पेज का कुछ दे देते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी समझा देते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं। तो इस तरह से उनको हम लोग मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं एजुकेट करने के लिए। तो ये सभी टॉपिक है, ये पढ़ाएंगे हम लोग इस कोर्सेस में। और देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि सर्वेक्षण की तकनीकें क्या हैं, सूचना उपयोगकर्ता और उनकी सूचना आवश्यकताएँ क्या हैं, फिर उपयोगकर्ता शिक्षा उपयोगकर्ता यानी यूजर भी यहाँ लिख सकते हैं, यूजर की शिक्षित उनको कैसे करना है लाइब्रेरी के मटेरियल के यूज करने के लिए। फिर उपयोगकर्ता का अध्ययन कैसे करें कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी विधियाँ क्या है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। उपयोगकर्ता अभिविन्यास कार्यक्रम, मतलब उपयोगकर्ता को कैसे हम लोग ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिससे वो एजुकेट हो पाएँ, उनको बेटर समझ हो पाए लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का मटेरियल वो इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये था हमारा जो सिलेबस था पूरा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जहाँ भी देख रहे हैं, राजधानी कोचिंग सेंटर पे आप देख रहे हैं, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट होगा आप तक मिल जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और थ्योरी लेक्चर होंगे, इसमें MCQ डिस्कशन कराए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वालों के लिए ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन होगा। और कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और नहीं तो आप पिलर नंबर 60 और 61 के सामने आप पटना यूनिवर्सिटी अशोक राजपथ, पिलर नंबर 60, 61 अशोक राजपथ आकर आप कोचिंग में हमारे सर से बात कर सकते हैं, यहाँ पे हैं। और भी अगर आपको कोई और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।